वेलकम टू माई चैनल। मैं सिर्फ मिला नहीं था, मैं उससे प्रेम करता था। चित्रा की आंखों में एक पल को चमक सी आई और फिर वह गंभीर हो गई। आपकी कहानी किसी उपन्यास से कम नहीं लगती, उसने कहा। रघु हल्के से मुस्कुराया। कभी कभी जिंदगी ही सबसे बड़ी कहानी होती है और हम बस किरदार बन जाते हैं। उस रात हवेली में फिर एक बार तेज बारिश हुई। बिजली चमकी और हवेली की पुरानी दीवारों पर चित्रा की परछाई उभरी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी नैना की उभरी थी। रघु एक खिड़की के पास खड़ा था और उसने देखा चित्रा वही मोती जड़ित कंगन पहन रही थी जो नैना के पास हुआ करता था, जिसे कभी तहखाने में पाया गया था और फिर हवेली के स्मारक में रखा गया था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? रघु ने धीमे से पूछा। चित्रा मुस्कुराए। मुझे नहीं पता, जब मैं इस हवेली में पहली बार आई, ये मेरे बैग में था। अजीब है ना? रघु की सांसें थम गईं। हवेली के गलियारे में फिर वही सर्द फुसफुसाहट गूंजी और हवा में नैना की अधूरी लोरी की धुन बज उठी। क्या यह सचमुच पुनर्जन्म था या आत्माओं का कोई नया खेल शुरू होने वाला था? प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। भाग 9, राजकुंवर की वापसी। राजमहल हवेली में अब एक बार फिर अतीत की परछाइयां जागने लगी थी। रघु और चित्रा की नजदीकियां अब हवेली के हर कोने में महसूस की जाने लगी थी। चित्रा को अब भी नहीं पता था कि रघु ही उस कहानी का नायक था जिसकी वह शोध कर रही थी और शायद जिसकी आत्मा वह अनजाने में महसूस कर रही थी। एक दिन जब रघु हवेली की पुरानी पुस्तकों को व्यवस्थित कर रहा था, उसे एक और संदूक मिला जो अब तक तहखाने की पिछली दीवार के पीछे छिपा था। उसमें थी एक पुरानी तलवार, एक राजघराने की मुहर और एक चिट्ठी। लेकिन ये चिट्ठी नैना की नहीं थी, ये थी राजकुंवर आरव सिंह की, जो कभी नैना का चचेरा भाई था और वर्षों पहले कहीं गायब हो गया था। चिट्ठी में लिखा था, ग्रेटर देन, अगर कोई यह पत्र पढ़ रहा है तो समझो मैं जीवित नहीं हूँ। पर जो सच मुझे पता चला वो बहुत बड़ा है। विक्रम अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और चेहरा है। एक ऐसा शख्स जो अब भी जिंदा है और जिसने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। रघु, अगर तू जिंदा है तो जान ले, हवेली की छत के पीछे बनी राजकोठी में वो आखिरी राज छुपा है। उसे ढूंढो, वहां से सब सामने आ जाएगा। आरव सिंह। रघु के हाथ कांप उठे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्रम से भी बड़ा कोई दुश्मन हो सकता है। उसी रात हवेली की छत पर बनी उस पुरानी राजकोठी की ओर वह बढ़ा। चित्रा भी उसके पीछे पीछे आ गई, क्योंकि वह अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी थी, चाहे उसे पता हो या नहीं। राजकोठी एक गुप्त तहखाना था, वर्षों से बंद, छत की ईंटों में छिपा एक दरवाजा। जैसे ही रघु और चित्रा ने उसे खोला, एक घनी धूल और सड़े कागजों की गंध आई। अंदर एक कमरा था जिसमें एक बड़ी पेंटिंग लटकी थी और वह किसी और की नहीं, राजमाता भवानी देवी की थी, विक्रम की माँ। और तभी चित्रा के चेहरे पर एक अजीब सी छाया आई। उसने पेंटिंग की ओर देखा और बुदबुदाई, मैंने ये चेहरा पहले भी देखा है। रघु चौंका। कब? कहाँ? चित्रा बोली, सपनों में, जब मैं छोटी थी। मैं बार बार एक महिला को देखती थी जो कहती थी, सच से कभी मत डरना चित्रा। मैं सोचती थी ये महज सपना है, लेकिन ये वही चेहरा है। रघु समझ गया, चित्रा की आत्मा भी किसी पुराने जीवन से जुड़ी थी। शायद वह खुद राजमाता की पुनर्जन्मित चेतना थी, या शायद उसकी यादों की वाहक। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। विक्रम केवल एक मोहरा था, असली खेल रचा था राजमाता भवानी देवी ने, जो सत्ता, प्रतिष्ठा और परंपरा के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर सकती थी, यहाँ तक कि अपनी बहू की जान भी। लेकिन क्या वह अब भी जीवित थी? रघु को यकीन था कोई न कोई आज भी उस साजिश को जिंदा रखे हुए है। और तभी हवेली के बाहर एक घोड़े की टाप सुनाई दी और एक रहस्यमयी आदमी काले कपड़ों में, चेहरे पर नकाब के साथ हवेली के द्वार पर खड़ा था। उसने धीमे स्वर में कहा, राजकुंवर वापस आ गया है, लेकिन अब न्याय के लिए नहीं, राज सिंहासन के लिए। भाग 10, रक्त और विरासत में पढ़िए। राजमहल की साजिशें अब और गहरी होने वाली हैं। क्या रघु और चित्रा मिलकर उस आखिरी परत को खोल पाएंगे? प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल माई ड्रीमी ड्रमलैंड। पुनर्जन्म एक सेवक की रहस्यमयी प्रेम कथा। भाग 10, रक्त और विरासत। हवेली की रात अब और भी भयावह हो गई थी। चांदनी में नहाई हवेली की छत पर खड़ा वह घुड़सवार, नकाब में छिपा राजकुंवर आरव अब रघु के सामने था। उसकी आंखों में नफरत, दुख और एक गहरी पीड़ा थी। रघु, उसकी आवाज गूंजती हुई आई, तेरी वफादारी ने मुझे मार डाला।
तू नहीं जानता, पर तूने उस दिन मेरी बहन नैना को बचाने की कोशिश में मेरे विश्वास को कुचल दिया था। रघु स्तब्ध रह गया। मैंने क्या किया आरव? वह बोला, मैं तो केवल उसे बचाना चाहता था। आरव हंसा, वह हंसी जो वर्षों की पीड़ा से उपजी थी। तू नहीं जानता रघु, राजमाता भवानी देवी ने तुझे केवल एक मोहरा बनाया था। उसने तुझे भेजा था नैना की जासूसी करने के लिए, लेकिन तू उसका प्रेमी बन गया। चित्रा पीछे खड़ी सब सुन रही थी, और उसका मन जैसे 2 जन्मों की सीमाओं को तोड़ रहा था। वह अब जान चुकी थी, वह कोई आम शोधकर्ता नहीं थी। वह नैना का पुनर्जन्म थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और होंठों से निकला, आरव भैया। आरव चौंका। क्या कहा तूने? भैया, मैं नैना हूँ। चित्रा की आवाज कांप रही थी, लेकिन आत्मा दृढ़ थी। आरव के हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसकी आंखों में विश्वास और भय की झलक एक साथ उभरी। नैना, नहीं, ये कैसे हो सकता है? चित्रा आगे बढ़ी। मुझे याद है सब कुछ, तेरी वो राखी, वो नीम का पेड़ जिसके नीचे हम खेलते थे, और वो आखिरी दिन जब तूने मुझे छुपाया था उस तहखाने में, लेकिन फिर कोई आया और मुझे बाहर खींच ले गया। वो राजमाता ही थी, है ना? आरव अब घुटनों पर बैठ गया। हाँ, माँ ही थी। उसने तेरे प्यार को हवेली की इज्जत पर धब्बा कहा, और मुझे परदेस भेज दिया, ताकि मैं तेरी मदद न कर सकूं। रघु अब बीच में आया। हमें अब सच सबके सामने लाना होगा। आरव बोला, राजमाता अब जीवित नहीं, लेकिन उसकी बनाई सत्ता अब भी हवेली में राज कर रही है। उसके वफादार, उसका खजाना, और उसका आखिरी पत्र जो उसने मेरे नाम लिखा था, सब तहखाने में है। वे तीनों नीचे तहखाने की ओर बढ़े, जहाँ एक पुराना संदूक अब भी पड़ा था। उसमें एक मोहर लगी थी, भवानी देवी की। चिट्ठी में लिखा था, अगर यह पत्र आरव पढ़ रहा है, तो जान ले, मैंने जो किया, वो हवेली की प्रतिष्ठा के लिए किया। लेकिन नैना का खून मेरे हाथों पर है। अगर पुनर्जन्म सच है, तो वह मुझे माफ कर दे। चित्रा की आंखें भर आईं। अब इस हवेली का शासन किसी झूठ पर नहीं, सच पर होना चाहिए, रघु बोला। उस दिन राजमहल हवेली की हवाओं में कुछ बदल गया। वर्षों पुराना सत्य अब उजाले में आ गया था। आरव ने रघु का हाथ थामा और कहा, तू सेवक नहीं रहा रघु, तू अब इस विरासत का सच्चा हकदार है। और चित्रा, वह अब केवल शोधकर्ता नहीं थी, वह इतिहास का वह हिस्सा थी जिसे अब जीने का अधिकार मिल गया था। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, माई ड्रीमी ड्रमलैंड। पुनर्जन्म, एक सेवक की रहस्यमयी प्रेम कथा। भाग 11, छिपे रिश्ते, उभरे सच। नया पात्र निहार, चित्रा का बचपन का मित्र। रघु, चित्रा और आरव के द्वारा हवेली के तहखाने में छिपे राज को उजागर किए कुछ ही दिन हुए थे। हवेली में एक असहज सी शांति छा गई थी, जैसे हर दीवार अब किसी सच के बोझ से हल्की हो चुकी हो। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चित्रा एक शाम अपने पुराने स्केचबुक के पन्ने पलट रही थी, जब उसे एक भूला चेहरा याद आया, निहार। उसका बचपन का दोस्त, जिसने उसके हर डर और हर सपने को समझा था। आज अचानक उसकी तस्वीर सामने आने पर चित्रा का दिल जैसे धड़कने लगा। उसी पल बाहर एक जीप रुकी। मैम, कोई निहार नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है, नौकर बोला। चित्रा ने चौंकते हुए कहा, निहार? निहार ने हवेली में कदम रखा, आत्मविश्वास और सौम्यता का मिश्रण। ऊंचा कद, गहरी आंखें, और उसके गले में वही लॉकेट जो चित्रा ने उसे विदाई के वक्त दिया था। चित्रा, उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। मुझे लगा तू अब तक विदेश में होगी, पर तू तो इतिहास बन गई है। चित्रा की आंखें नम थीं। तू अब भी वही है निहार, जो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता था। रघु उस वक्त कमरे में आया और निहार से मिला। एक अजीब सी खामोशी कमरे में फैल गई। रात को जब चित्रा हवेली की छत पर अकेली खड़ी थी, तब उसकी आंखें बंद करते ही अतीत की एक नई परत खुली। नैना का दिल अपने रक्षक रघु के लिए धड़कने लगा था। उसने देखा कैसे रघु ने उसे राजमाता से छुपाकर बचाया था, कैसे वह अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकालना चाहता था। नैना अब किसी राजसी ठाठ की मोहताज नहीं थी, वह प्रेम की मोहताज थी, और वो प्रेम उसे रघु में दिखता था। चित्रा ने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ नैना का पुनर्जन्म हूँ, या मैं भी उसी प्रेम को महसूस करने लगी हूँ? सुबह निहार ने चित्रा से पूछा, क्या तू रघु से प्यार करती है? चित्रा चुप रही। उसकी खामोशी ही उत्तर बन गई। निहार मुस्कुराया, लेकिन उसके पीछे एक गहरा दर्द छिपा था। शायद मैं देर से आया, पर जानता हूँ, तू जिसे चाहती है, वह तेरे अतीत में भी था और वर्तमान में भी है। रघु, जो पीछे से यह सब सुन रहा था, सामने आ गया। निहार,
उसने कहा, मैंने चित्रा को चाहा नहीं था, लेकिन नैना को बचाते बचाते मैं खुद को खो बैठा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ कर्तव्य था। निहार ने रघु की पीठ पर हाथ रखा। जिससे तूने नैना को बचाया था, वही अब चित्रा के दिल में बस गया है। मैं सिर्फ उसका दोस्त था और हमेशा रहूंगा। चित्रा की आंखों में आंसू थे। ये आंसू किसी एक को चुनने के नहीं, बल्कि दो सच्चे रिश्तों की गरिमा को समझने के थे। आगे क्या होगा? क्या नैना चित्रा का प्रेम रघु से फिर से जोड़ पाएगा? क्या निहार की भूमिका सिर्फ एक दोस्त की रहेगी या उसका अतीत भी किसी गहरे रहस्य से जुड़ा है? और क्या आरव अपने परिवार की विरासत को नया आकार देगा? पुनर्जन्म, एक सेवक की रहस्यमयी प्रेम कथा, भाग 12। श्राप की छाया और एक अधूरा वादा। हवेली में जैसे सब कुछ सामान्य हो चला था, लेकिन शांत पानी के नीचे भी उथल पुथल चल रही थी। चित्रा, रघु और निहार के बीच रिश्तों की बुनावट अब और भी संवेदनशील हो चली थी। लेकिन एक रात हवेली की दीवारें फिर से कांप उठी। राजमाता का चित्र अचानक जलने लगा। चित्रा ने दौड़कर वह तस्वीर बचाई, लेकिन आधे चेहरे तक आग पहुंच चुकी थी और वही आधा चेहरा नैना से मिलता था। ये कोई संयोग नहीं, रघु ने कहा। ये किसी अधूरे वचन का संकेत है। आरव, जो अब परिवार की पुरानी पुस्तकों और गुप्त दस्तावेजों को खंगाल रहा था, एक धूल भरी किताब में कुछ अजीब लिपि में लिखा हुआ मिला। चित्रा के छूते ही वह लिपि बदलने लगी। अब वह साफ हिंदी में दिख रही थी। जिस नैना ने प्रेम किया पर वचन न निभाया, उसे पुनः जन्म लेना होगा, जब तक श्राप न मिटाया। चित्रा ने कांपती आवाज में पढ़ा, मैंने कौन सा वचन तोड़ा था? रघु का चेहरा पीला पड़ गया। नैना ने वादा किया था कि वह अपने प्राण देकर भी राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी करेगी, लेकिन आखिरी क्षण में उसने हवेली छोड़ दी थी। उसी क्षण हवेली की छत पर एक और दृश्य उभरा। एक स्त्री की आत्मा, लाल साड़ी में, चेहरा जला और आंखों में आग। मेरे वचन को तोड़ने वाली लौट आई है, वह बोली। अब पूरा खून बहाना होगा, तभी ये हवेली मुक्त होगी। चित्रा बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब वह होश में आई, निहार उसके पास बैठा था। चित्रा, तू जो देख रही है, वह केवल अतीत नहीं, एक आत्मा की प्यास है। जब तक तू उसे उसका अधूरा कर्म पूरा नहीं करने देगी, ये हवेली तुझे चैन से जीने नहीं देगी। रघु ने कहा, तो अब हमें उस आत्मा को उसका अंतिम अधूरा कार्य पूरा करने में मदद करनी होगी, चाहे वह कितना भी डरावना क्यों न हो। हवेली की नींव में छिपा एक कमरा खुलता है। वहाँ एक प्राचीन मूर्ति है और एक पत्र जो सिर्फ नैना चित्रा ही खोल सकती है। परंतु जैसे ही चित्रा पत्र खोलती है, दीवारों से खून टपकने लगता है और तभी एक नई आत्मा प्रवेश करती है, राजमाता की आत्मा। नैना, तू वापस आ गई, लेकिन क्या तू वाकई इस बार अपने प्राण देने को तैयार है? पुनर्जन्म, एक सेवक की रहस्यमयी प्रेम कथा, भाग 13। आत्मा का न्याय। हवेली की रात पहले से अधिक स्याह हो चुकी थी। राजमाता की आत्मा सामने खड़ी थी, चेहरा तेजस्वी पर आंखों में आंधी थी। चित्रा थर थर कांपती हुई खड़ी थी, रघु और निहार उसके दोनों ओर। राजमाता बोली, प्रेम, वचन और विश्वास तीनों में तूने एक बार चूक की थी नैना। अब यदि पुनर्जन्म में तूने फिर वही किया, तो यह हवेली तुझे नहीं बख्शेगी। चित्रा, नैना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मुझे मेरी गलती याद नहीं, लेकिन मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। बताए, क्या करना होगा? राजमाता ने हवेली के सबसे पुराने हिस्से की ओर इशारा किया, जहाँ वचन स्तंभ था। यहाँ तुझे पुनः वही वचन दोहराना होगा और उसे पूर्ण करने के लिए अपना वर्तमान सबसे मूल्यवान संबंध छोड़ना होगा। रघु ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब? क्या चित्रा को मरना होगा? राजमाता की आत्मा मौन रही। उस रात चित्रा ने हवेली के वचन स्तंभ के सामने दीप जलाया। चारों ओर मंत्र गूंजने लगे, हवा भारी हो गई। वचन की शर्तें सामने आईं। 1. वचन दे कि तू अपने पुराने अधूरे प्रेम को स्वीकार करेगी। 2. वचन दे कि तू किसी वर्तमान मुंह से बंद कर उस आत्मा की मुक्ति में बाधा नहीं बनेगी। चित्रा की आंखें रघु की ओर उठी। रघु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अगर इस बलिदान से सबको शांति मिले, तो मैं साथ हूँ, उसने कहा। चित्रा ने कांपते होठों से शपथ ली। आकाश में बिजली चमकी, वचन स्तंभ से तेज प्रकाश निकला और हवेली की दीवारें थरथराने लगी। राजमाता की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। अब केवल एक आखिरी कार्य शेष है। जिस आत्मा ने तुझसे प्रेम किया, उसे तुझे लौटाना होगा। उसे तुम्हारी विदाई चाहिए नैना, और वह आत्मा कोई और नहीं, निहार है। सन्नाटा छा गया।
चित्रा ने निहार की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों पुराना प्रेम फिर से झलक उठा। अब क्या चित्रा रघु को छोड़कर निहार के साथ आत्मा की इच्छा पूरी करेगी? क्या पुनर्जन्म के सभी चक्र अब टूट जाएंगे या कोई नई कड़ी बनेगी? पुनर्जन्म, एक सेवक की रहस्यमयी प्रेम कथा। भाग 14, अंतिम परीक्षा। रात का तीसरा पहर था। हवेली अब शांत नहीं थी, दीवारें सांस लेती सी लग रही थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, किसी निर्णय का, किसी अंतिम बलिदान का। चित्रा अब न केवल नैना की पुनर्जन्मी आत्मा थी, बल्कि अब वह उन अधूरे वचनों की उत्तरदायी भी थी, जिनकी गूंज सदियों से हवेली में बसी थी। निहार सामने खड़ा था, उसकी आंखों में वर्षों से दबे प्रेम की चुप चीख थी। रघु दूर खड़ा था, मौन, लेकिन उसकी आंखों में वो समझ थी, जो केवल एक सच्चे प्रेमी की होती है, जो पाने से अधिक समझने में विश्वास करता है। राजमाता की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। एक और आत्मा आई, धुंधली लेकिन शक्तिशाली। यही थी वास्तविक सेवक, रघु का पूर्वज, जिसने नैना के लिए अपने प्राण त्यागे थे। उस आत्मा ने कहा, इस बार निर्णय तुम्हारा है, नैना। क्या तुम उस प्रेम को चुनोगी जो अधूरा रह गया था, या उस सेवक की वंशबेल को, जिसने हर जन्म में तुझ पर अपनी निष्ठा अर्पित की? चित्रा के सामने दो दीप रखे गए। एक दीप निहार के लिए अतीत का अधूरा प्रेम, एक दीप रघु के लिए वर्तमान का मौन समर्पण। राजमाता की आत्मा बोली, एक दीप जलाओ, दूसरा बुझ जाएगा, और उसके साथ एक आत्मा मुक्त होगी या विलीन हो जाएगी। चित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दोनों की ओर बढ़ी, फिर एक क्षण को रुकी। मैं कोई नहीं हूँ जो किसी की आत्मा का स्वामी बने, उसने धीरे से कहा। मेरा प्रेम अधूरा था, लेकिन मेरा कर्तव्य आज भी जीवित है, और वो है सबको मुक्त करना। उसने दोनों दीप एक साथ जलाए। एक पल को हवेली में तेज प्रकाश फैला, और फिर अजीब शांति। दोनों आत्माएं मुस्कुराईं और धीरे धीरे आकाश की ओर विलीन हो गईं। अचानक हवेली की जमीन कांप उठी। हवेली का मूल द्वार खुला। वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। उसमें था एक पत्र, नैना के हाथों लिखा गया, किसी पिछले जन्म में। जिस दिन मेरा वचन पूरा होगा, उस दिन ये हवेली सिर्फ पत्थरों की नहीं, मुक्ति की गवाही बनेगी। अब चित्रा, रघु और निहार तीनों जीवित थे, लेकिन पहले से बदले हुए। चित्रा ने दोनों से कहा, मेरा रास्ता अब केवल सेवा का है। प्रेम मेरे साथ था, है और रहेगा, पर अब मुझे आत्माओं की सेवा करनी है, जीवन के हर रूप में। क्या चित्रा साध्वी बनेगी? क्या रघु और निहार में कोई अभी भी उसका इंतजार करेगा? क्या हवेली की रहस्य अब शांत हो चुके हैं, या फिर कुछ अधूरी परतें शेष हैं? प्लीज डू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन. Like, comment and share.